Subscribe our channel and learn extra. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे गति के तीनों समीकरण किनके किनके बीच संबंध दर्शाते हैं, वो भी एकदम आसान ट्रिक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ सामान्य बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे U प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, V अंतिम वेग को दर्शाता है, A त्वरण को दर्शाता है, T समय को दर्शाता है, S विस्थापन, दूरी, स्थिति तीनों को दर्शाता है। ये बातें आप लोग जरूर याद रखेंगे कि ये जो है ये तीनों दर्शाता है। गति का पहला समीकरण V बराबर U प्लस AT होता है। गति का दूसरा समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। गति का तीसरा समीकरण V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS होता है। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने ट्रिक को। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति का तीसरा समीकरण वेग और स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। लड़के तो इसको याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ये सब इधर से उधर हो जाते हैं। इसलिए इसे समझते हैं एक अनोखे ट्रिक से। देखिए, गति के पहले समीकरण वेग समय के बीच संबंध दर्शाता है, और पहले समीकरण में सबसे पहले है V और अंतिम में है T। V का मतलब होता है वेग और T का मतलब होता है समय। तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। V से वेग हो गया और T से समय हो गया। गति का दूसरा समीकरण स्थिति समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो दूसरे समीकरण में पहले है S और अंतिम में है T। तो गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच दर्शाता है। ध्यान रहे कि स्थिति को ही दूरी विस्थापन कह दिया जाता है एग्जाम में। गति का तीसरा समीकरण वेग और स्थिति के बीच संबंध आता है। तो सबसे पहले है V और अंतिम में है S। तो V का मतलब होता है वेग और S का मतलब होता है स्थिति। तो गति का तीसरा समीकरण वेग और स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यह सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। हम रेलवे के बुक से लिए हैं, इसलिए यहाँ पर रेलवे का लिखा हुआ है, लेकिन इस अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। यहाँ पर एक दिया हुआ है और दूसरा पूछ रहा है गति का दूसरा समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले है S जो कि दिया हुआ है, और लास्ट में है T, यानी T समय को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा समय, यानी ऑप्शन D। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा स्थिति समय का समीकरण है। यहाँ पर स्थिति समय दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर गति का समीकरण देखेंगे कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है S जो स्थिति बताता है, और अंत में है T जो समय बताता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा है गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध दर्शाता है। यहाँ दूसरा दिया हुआ है, और गति का दूसरा समीकरण होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर S स्थिति को बताता है और लास्ट में T समय को बताता है। तो यहाँ पर दूसरा समय दिया हुआ है और स्थिति लिखना है। तो स्थिति इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय के बीच संबंध दर्शाता है।
तो वेग समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है v और अंत में है t। v वेग को दर्शाता है और t समय को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा ऑप्शन। और आप लोग सोच रहे हैं कि डी क्यों नहीं गए। डी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये गति का समीकरण है ही नहीं। यहाँ पर जब प्लस होता तो गति का समीकरण होता है, इसलिए यह गति का समीकरण है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर डी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड, इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका ट्रिक और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और हाँ, जाते जाते इतना ही कहूँगा, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।